Good morning, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Global channel and this is Ajay and today we're going to discuss about कि मंडे को क्रूड ऑयल के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। काफी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्रूड ऑयल के इंटरडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल में क्लोजिंग क्या रहेगी मंडे को, काफी सारी ब्रेकिंग न्यूज है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीजें जो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये ज़रूर करना ना भूलिए दोस्तों, अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएँगे। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको आपको वहाँ पे इनबॉक्स नोटिफिकेशन में आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा दोस्तों। मैं इसमें गारंटी देता हूँ कि दोस्तों आपको सिर्फ मंडे के इंट्राडे लेवल्स नहीं मिलेंगे, बेस्ट इंट्राडे लेवल्स नहीं मिलेंगे और शॉर्ट टर्म के अलावा भी आपको इस वीडियो में आपको नॉलेज और स्किल भी मिलेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक तरफ प्रॉफिट कमाएँ लेकिन अगर साथ-साथ में अगर आप लर्निंग भी करें, सो सोने पे सुहागा हो जाता है, राइट? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो नए सब्सक्राइबर है, नए व्यूअर्स है दोस्तों, प्लीज़ सारे वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से 1 दिन में 8% का मुनाफ़ा कमाया दोस्तों। 1 दिन में 8% का नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्रूड ऑयल में क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। तो काफ़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, आपको पहले ही पता होगा। एक फर्दर कुछ एनहांस होके आई है न्यूज़, जो आपको नोपेक ओपेक का तो पता ही है। ठीक है ना? तो नोपेक ओपेक का तो अभी कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद अब एक कमेंट आई है, हमारे बाइडेन साहब से एक कमेंट आई है कि बाइडेन साहब ने बोला है कि भाई साहब एक काम करिए, अगर आप प्रोडक्शन कट करना ही चाहते हैं, ठीक है ना? सऊदी से क्लियर कट बोला, अगर आप प्रोडक्शन कट करना ही चाहते हो और नहीं मानते हैं, तो एक काम करिए, वो प्रोडक्शन कट में डिले कर दीजिए 1 महीने का। अब 1 महीने का डिले क्यों माँगा जी? आपको पता ही है कि अभी जो यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, राइट? वहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये रशिया की एक रणनीति थी, सऊदी की एक रणनीति थी कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आप ओपेक की प्राइस ही बढ़ा दो, क्योंकि उनको पता था कि यूरोप में एक उछाल आने वाला है। चाइना, सऊदी एंड इंडिया, ये लोग बैठे हुए हैं कि कब यूरोप में एक बहुत बड़ा उछाल आए, बहुत बड़ा वो आए और सब अपनी प्राइस, अपनी जो क्रूड ऑयल रिफाइनरी है वगैरह, उन सब रिफाइन करके उसको अच्छे खासे दामों में बेचे। इनफैक्ट चाइना ने तो बैटरी का मार्केट भी कब्जा लिया है, रिन्यूएबल बैटरी का, जो इलेक्ट्रिक बैटरीज वगैरह होती है, राइट? तो सब लोग बैठे हुए हैं कि कब यूरोप में महंगाई बढ़े और हम अपनी चीजें ऊंचे दाम में भेजें। तो सऊदी ने जो चाल चली दोनों जगह दोस्तों की, जैसे ही यूरोप में उछाल आएगा, सऊदी अपना ऑयल धड़ल्ले से इतनी महंगाई में बेचेगा कि मतलब उसकी इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट रशिया का भी काम हो जाएगा, क्योंकि रशिया भी यही चाहता था कि जो बाइडेन साहब है इनकी कुर्सी चली जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से होता है, ओपेक आता है, ओपेक का जो प्रोडक्शन कट अगर इफेक्टिव में होता है, मतलब अभी आएगा, महंगाई पे असर पड़ेगा उसका, अगर पड़ता है तो मिड टर्म इलेक्शंस में बाइडेन की कुर्सी जाने का खतरा मुझे लगता है 99% है। तो इसीलिए बाइडेन साहब ने बोला भाई साहब एक काम करिए, आप 1 महीने के लिए स्थगित कर दीजिए ताकि मिड टर्म इलेक्शंस वो सँभाल लें। लेकिन ओपेक ने क्लियर कट मना कर दिया दोस्तों। यहाँ ओपेक का बहुत क्लियर इंस्टांस है कि ओपेक किसी भी तरीके से ओपेक प्लस नहीं चाहता है। जब बात चली जब बात चली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम हमारी सारी सेना हटा देंगे। आपके जो भी वेपन्स वगैरह हैं उनका मेंटेनेंस हम रुकवा देंगे। ठीक है ना? जो आपके F-16 वाले जो भी कम्बैट लड़ाकू विमान है उन सबकी मेंटेनेंस वगैरह हम हटा देंगे। आपके किसी काम की नहीं रहेंगे। जो 3,000 सैनिक है तैनात सऊदी में, सऊदी की सुरक्षा के लिए, वो सारे हटा लेंगे। तो पैसा फिर सऊदी ने क्या किया? मतलब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मान के चलिए कि सऊदी अड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जब तक उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो बातों से पिघलने वाला है। सऊदी ने क्लियर कट बोल दिया कि अगर आप हमारी यहाँ से सेना हटाते, अगर आप हमारे इक्विपमेंट, आपको हमको लड़ाकू विमान नहीं देते हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो वो जाएँगे रशिया के पास और उनके डिफेंस सिस्टम से वो सारी चीज़ें खरीदेंगे जो उनकी नेसेसरी है। वहाँ से इक्विपमेंट भी खरीदेंगे। हालाँकि अमेरिका का फिर से बयान आया है कि भाई साहब अगर आप ऐसा करोगे तो, क्योंकि अभी रशिया की हालत कितनी खराब है। रशिया के जैसे अभी सू-30 है हमारे पास। हम तो क्या कि वो इंडिया में बने हुए थे तो हम उनका खुद ही मेंटेनेंस कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ है जिनके पास सू-30, सू-32, सू-27, सू-35 जो लड़ाकू विमान है, उनके लिए मेंटेनेंस तो रशिया ही करता है, सारे इक्विपमेंट। उनका मेंटेनेंस रशिया नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट रशिया इंडिया को बोल रहा है कि आप जाके उनका मेंटेनेंस करो, राइट? तो इस कंडीशन में ये बात मुझे वैलिड नहीं लगती कि वो अपना डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि कर भी लिया तो एक लॉन्ग टर्म में है।
क्योंकि ऐसा तो नहीं कि लड़ाकू विमान उनके पास पड़े हैं, वो सीधे के सीधे ही इसको दे देंगे सऊदी को। काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी साल लगते हैं इसमें, और अभी जिस कंडीशन से है तो अभी तो इक्विपमेंट छोड़ो, आप वो मेंटेनेंस भी नहीं कर पाएँगे। तो ये बात मुझे सही नहीं लगती है, सिर्फ़ बात पेपर पे है। तो अब अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि देखो अमेरिका ने सारी चीज़ें बात कर ली है, डिप्लोमेट से बात कर ली थी, सऊदी अरब से, सब कुछ पेपर पे उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब ऐसा-ऐसा कर लो तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी किसी भी तरीके से नहीं माना। ये चीज़ न्यूज़ मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये न्यूज़ डेफ़िनेटली क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, काफ़ी काफ़ी रिलेटेड है, राइट? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे अगर आपको पहले ही पता चल जाएँगे, तो शायद आप अच्छे ढंग से प्रेडिक्ट कर पाएँगे कि क्रूड ऑयल का शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा। देखिए, अगर अभी कोई न्यूज़ आ जाती है इसी से रिलेटेड, फ्लैश हो जाती है, तब तो आपको इंट्राडे में भी, आपको स्विंग में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट मिल जाएगा प्राइसेज़ वगैरह में। लेकिन अगर नहीं आती तो शॉर्ट टर्म में तो आपको पता है कि इस चीज़ का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो अगर ये न्यूज़ आती है कि भई ओपेक प्रेशर में आ गया है और यूएस ने सारे सोल्जर्स वगैरह हटा लिए हैं, यूएस ने सारी आर्मी और थल सेना, जल सेना, सब सब वहाँ से सबसे सैनिक हटा दिए हैं, ठीक है ना? और जो मेंटेनेंस वगैरह है वो भी बंद कर दिया है। हो सकता है ओपेक प्रेशर में आ जाए और अपना डिसीजन रिवर्स कर ले, और अगर रिवर्स करता है तो आपको पता कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर ये न्यूज़ आ गई ना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ओपेक अपना प्रोडक्शन रिवर्स करता है, प्रोडक्शन कट, तो फिर जो धमाका होगा, मतलब जो क्रैश होगा ना मार्केट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएँगे कि अगर मान लो 85.5 पे, और अगर कल ये न्यूज़ आ जाती दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे अभी ये 85.5 पे, और अगर कल ही ऐसी न्यूज़ आ जाती कि ओपेक, न्यूज़ आ जाती नहीं, अगर ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता देखिए, तो दोस्तों आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी, कौन-सी न्यूज़ रियल न्यूज़ है और कौन-सी न्यूज़ फेक न्यूज़ है, राइट? कौन-सी न्यूज़ में क्या भाव निकल रहा है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है, राइट? अब जैसे 80, मान लो कल न्यूज़ आ जाती है, कल इस तरह की न्यूज़ आ जाती है, ओपेक इज़ प्लानिंग टू रिवर्स हिज डिसीजन, एक ये न्यूज़ आ जाती है, ठीक है ना? अब एक आएगा, ओपेक विल रिवर्स द प्रोडक्शन कट इन कमिंग मंथ्स, राइट? ऐसे ओपेक ने अमेरिका की बात माँगी और 1 महीने के लिए सोच रहा है क्रूड ऑयल का डिसीज़न रिवर्स करने का। ये देखिए, ये इस तरह की जो मैनिपुलेशंस लाइन होती है, ठीक है ना? आप समझिएगा इस चीज़ को, राइट? इस तरीके से आने का मतलब भी बाज़ार में एक सेंटिमेंट क्रिएट करना। हालाँकि उस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं। यहाँ सोचने की बात कर रहे हो आप, इंटरनेशनल डिप्लोमेट में लोग कह के मुकर जाते हैं, राइट? इंटरनेशनल पॉलिसी पॉलिटिक्स में लोग, इंटरनेशनल छोड़ो, इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राइट? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो बहुत ऊँची चीज़ हो गई। वहाँ लोग सीधे-सीधे मुकर के, अरे सीधे मुकर के क्या, स्टाम्प पेपर पे साइन करके मुकर जाते हैं लोग, राइट? तो ये बोलने का क्या उनका है, उनकी ज़बान का क्या है, राइट? फिर भी इस चीज़ को सेंटिमेंट लेके मार्केट में एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है, पैनिक फैलाया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और वो होती है, अभी भी होती है, आपको पता है, ठीक है ना? तो अगर कल को ये न्यूज़ आ जाती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्प्लीकेशंस क्या होगा और मैं क्यों इतनी डिटेल में बात कर रहा हूँ इस न्यूज़ के बारे में। तो उससे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मान लो कल न्यूज़ आती है किसी भी तरह की कि अब सऊदी अरब इज़ प्लानिंग टू रिवर्स द प्रोडक्शन कट, ओपेक्स प्रोडक्शन कट, तो यहाँ पे 85.55 का जो लेवल है ना, आपको यहाँ पे ना बहुत जल्दी 78-75 के लेवल्स दिख सकते हैं आपको यहाँ पे। इतना फ़र्क पड़ता है, इसीलिए मैं इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं इस न्यूज़ को क्या डिस्कस करने वाला हूँ, और इस न्यूज़ को आपको काफ़ी बारीकी से दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है आप सुबह उठे और आपको लगे कि ये न्यूज़ फ्लैश हो गई और जो मार्केट पहले से ही क्रैश कर जाए, ठीक है ना? आपके कुछ करने से पहले ही मार्केट क्रैश कर जाए, राइट? फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, राइट? तो चलिए दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार अब अमेरिका क्या करने वाला है? आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं? तो वो भी मैं बताऊँगा। पहले में हम सब आ जाते हैं। देखिए न्यूज़ कैसे देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ क्रूड ऑयल पे क्लिक करेंगे, आपको क्रूड ऑयल से रिलेटेड सारी न्यूज़ दिखेगी, राइट? और कोई न्यूज़ नहीं आएगी, सिर्फ़ क्रूड ऑयल से रिलेटेड न्यूज़ आएगी दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो अब एक चीज़ और हुई दोस्तों, बाइडेन साहब मिलने गए हैं भाई साहब सऊदी से, ठीक है ना? क्योंकि उनकी तो कुर्सी खतरे में आ गई है, उनको बोला गया। आप सोचिए कि क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और बाइडेन की क्या हालत होगी। मतलब मुझे लगता है कि बाइडेन साहब ने पूरा जो यूएस है उसकी साख को गिराया है, ठीक है ना? अभी-अभी बाइडेन साहब गए हैं सऊदी अरब और बात करके आए, तो सऊदी अरब ने सिंपल वे में लताड़ मार दी, मतलब कुछ समझ नहीं रखा है। ऐसा होता नहीं है, जब भी कोई यूएस बोलता है और इस तरीके से लताड़ लगा ली जाए, ऐसा होता नहीं है। तो इससे इससे एक साफ मतलब एक इंडिकेशन जाता है कि धीरे-धीरे जो यूएस की हिपोक्रेसी और यूएस की वो है। अब काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन्स पूछते हैं कि सर अगर ऐसा है तो क्यों अमेरिका अपना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा देता है? ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि अब सब आप सब स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का आंसर पता होगा, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है। कभी ज देखो, अपना जो अमेरिका है ना, क्रूड ऑयल कभी भी इम्पोर्ट नहीं करता है। उसके पास, आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा अगर क्रूड ऑयल
इसी के पास है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन करता है वो होता है अमेरिका, उसके बाद आती है ओपेक कंट्रीज़। सिर्फ अमेरिका अमेरिका है ना, ये जो ओपेक प्लस की जितनी भी कंट्रीज़ है उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन वो खुद करता है अमेरिका। ठीक है ना? तो अमेरिका क्रूड ऑयल में इंडिपेंडेंट है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता है। तो फिर काफ़ी लोग पूछते हैं जब इतना प्रोडक्शन है, काहे नहीं वो अपने रिज़र्व्स यूज़ कर लेता है? क्यों नहीं वो अमेरिका खुद अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है? तो बहुत जायज़ क्वेश्चन है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो उनका आंसर देखिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। वही आंसर है जो ओपेक कर रहा है। देखिए ओपेक ने प्रोडक्शन कट क्यों किया? हालाँकि वो कहता है कि वो अपने एलाइज़ की वो देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, ये देख रहा है। पर उनको अच्छी तरीके से पता है उन्होंने क्यों किया। उनको पता है कि यूरोप के मार्केट में बहुत महँगाई होने वाली है और यूरोप के जैसे उन्होंने प्रोडक्शन कट किया, बहुत मोटा मुनाफ़ा कमाएगा यूरोप से वो, राइट? ठीक है ना? और अमेरिका ये चाहता नहीं है क्योंकि यूरोप की ऑलरेडी हालत ख़राब है। यूरोप तो बहुत बड़ा एलाय है अमेरिका का, राइट? ठीक है ना? तो उन्होंने इसी तरीके से अगर आप मान के चलिए कि आप जैसे आप बोल रहे हो कि अमेरिका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। चलो मान लो अमेरिका ने प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया, फिर क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने से क्या होता है? क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने से क्या होता है? इकोनॉमिक रूल्स क्या कहते हैं? जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग जाते हो, तो क्या होता है? अमेरिका के मार्केट में डिमांड कम होने लगती है। ग्लोबल मार्केट में तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, लेकिन अमेरिका के अपने मार्केट में उनकी डिमांड कम होने लगेगी। जब डिमांड कम होने लगेगी तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं, जब डिमांड कम होती है, तो जो क्रूड ऑयल की जो दुकानें उनकी जो क्रूड ऑयल का जो उनका मतलब जो बिज़नेस है, जो क्रूड ऑयल में जो कंपनीज़ है जो अपना बिज़नेस करती है, उनका बिज़नेस क्योंकि जब प्राइसेज़ नीचे जाएगी तो उनका बिज़नेस भी डाउन जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट राइट? तो अमेरिका अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है फॉर द सेक ऑफ हेल्प ऑफ यूरोप, ठीक है ना? लेकिन उसकी इकोनॉमी और गर्त में चली जाएगी। जो अभी वो ऑयल से कमा रहा है, ठीक है ना? उसकी वज़ह से और नुकसान में चला जाएगा क्योंकि जैसे ही सप्लाई आती है आपको पता है मार्केट में अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेज़ हो जाती है डाउन। दिस इज़ इकोनॉमिक प्रिंसिपल राइट? तो वो ये करना नहीं चाह रहा है। क्यों? अपना ही मार्केट वो खराब करेगा अमेरिका राइट? सबसे पहले प्रायोरिटी आती है अपनी कंट्री, उसके बाद प्रायोरिटी आती है ग्लोबल वर्ल्ड राइट? फिर उसके बाद आपके एलाइज़ वगैरह यूरोप, ये वो ये सब आते हैं राइट? तो अमेरिका तो ये करना नहीं चाहेगा। बस इसी वजह से यही एक रीज़न है दोस्तों हमेशा क्योंकि देखो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का मतलब यही हुआ ना, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा सबके लिए होगा, अमेरिका में भी होगा ना, ठीक है ना? प्राइसेज़ नीचे जाएगी, ये एक रूल है, सप्लाई जाएगी इसीलिए तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार भई ये अगर इंडिया इतना गरीब है, कुछ लोग बड़े इनोसेंट होते हैं जिनको इन्वेस्टर की एबीसीडी पता नहीं है, वो लोग मुझसे पूछ डालते हैं कि यार क्यों आरबीआई ने बहुत सारे नोट नहीं छाप देता है, ठीक है ना? अगर नोट की मशीन है, तो लाइए गोल्ड लाइए और नोट की बारिश कर दे। छापने लग जाए, गरीबी हट जाएगी। ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ना, तो मार्केट क्रैश हो जाता है। ठीक है ना? पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा हो नहीं सकता, हमको सप्लाई और डिमांड का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो हमेशा फ़ॉलो करना पड़ता है, वो मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा-सा भी अगर ऊपर-नीचे होता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है ना, तो पूरा मार्केट क्रैश कर जाता है। ठीक है ना? क्योंकि फिर मतलब कैसे होगा? सप्लाई और डिमांड का एक प्रॉपर प्रोपोज़िशंस होता है, वो रहना चाहिए हमेशा। वो नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से अमेरिका प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी तो चाहता है कि उनकी अपनी जो क्रूड ऑयल की कंपनीज़ है, रिफाइनरीज़ है, उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है ना? वो भी उनकी इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है, राइट? टैक्सेस वगैरह ये। तो इसी वजह से अमेरिका अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। तो अब सऊदी ने बोला कि यही हमारा भी तो रीज़न है कि भई हम नहीं क तो स अमेरिका ने बोला, "भई मत करो, प्रोडक्शन इंक्रीज़ मत करो, लेकिन काटो तो मत।" आप समझ रहे हो? प्रोडक्शन इंक्रीज़ मत करो, काटो मत। फिर एक कमेंट्री आई भाई, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, फिर एक कमेंट्री आई सऊदी से कि बोलते हुए कि हम अपने ना इकोनॉमिक जो प्रॉफिट्स है, ठीक है ना, बेनिफिट्स है उसको देख रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमको प्रोडक्शन कट करना ही पड़ेगा, नहीं प्रोडक्शन कट पूछा गया कि प्रोडक्शन कट क्यों कर रहे हो भाई साहब? तो बोल रहे हैं कि अभी प्राइसेज़ डाउन चली गई है। 85 के आस-पास आ गई थी ना बीच में 80 के आस-पास आ गई तो। तो अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, उनको मूर्खों को कौन बताए 80 अरे रशिया यूक्रेन के पहले तो 70 के नीचे था क्रूड ऑयल, हैं? तो अभी 10 पॉइंट ऊपर है फिर भी, फिर क्या दिक्कत थी? लेकिन उनको जानबूझ के अपनी प्रोडक्शन कट करनी ही थी उनको। रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो लोग दे सकते हैं। हम सबको पता है कि क्यों कट किया गया। एज़ एन हम लोग नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं तब भी हमको पता है। तो आप बड़े-बड़े जियोपॉलिटिक्स से उनको तो अच्छी तरीके से पता ही होगा। ये सिंपल सी बात है यूरोप के मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत महँगाई होने वाली है यूरोप में, तो उसी पे हथौड़ा मारने के लिए, उसी से पैसा लूटने के लिए सब बैठे हुए हैं। चाइना भी अपनी बैटरी के मार्केट को लेके बैठा हुआ है कि और रिफाइनरीज़ चाइना ने बहुत सारी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को रिफाइन करके रखा हुआ है। वेट कर रहा है कि यूरोप में कब इन्फ्लेशन आए। इंडिया भी बैठा है भाई साहब। इंडिया का काम ही है, इंडिया क्यों क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है? अपने लिए नहीं खरीद रहा वो। वो उसको रिफाइन करके दूसरी कंट्रीज़ में बेचने के लिए तो इंडिया भी वेट कर रहा है। तो पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है कि कब
यूरोप में बहुत बड़ा क्राइसिस आए, बहुत ज़्यादा महँगाई हो और हम लोग उसको लूटें। तो सब लूटने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये पॉलिटिक्स है दोस्तों। तो अब इसमें अगर कोई न्यूज़ आती है, सेंटिमेंट्स आते हैं तो डेफ़िनिटली फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे दोस्तों, ठीक है ना? तो ये बहुत गहरी बात है दोस्तों, आपको जियोपॉलिटिक्स की समझनी पड़ेगी इफ यू रियली वांट टू डू ट्रेड इन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अगर आपको ये नहीं पता है तो मुझे लगता है कि इसमें करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, ठीक है ना? रिस्क क्या, मैं तो बोलूँगा कि 95% श्योर शॉट है कि आप इसमें हारने ही वाले हैं, ठीक है ना? तो इस तरह की जियोपॉलिटिकल ये तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है क्रूड ऑयल से, राइट? अगर मान लो कोई एक एक्शन आ जाता है तो पूरा क्रूड ऑयल का ये चार्ट छोड़ो, चार्ट क्या मैटर करता है उसके सामने? बाइडेन की कमेंट्री आ जाती है तो चार्ट वार्ट क्या करता है उसके सामने, राइट? बाइडेन का पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पाती, ये चार्ट कैंडल-वैंडल क्या कर पाएगा? कैंडल स्टिक क्या उखाड़ लेगा बाइडेन का, ठीक है ना? तो वही बात है दोस्तों, कैंडल स्टिक मैटर करती है, टेक्निकल चार्ट मैटर करता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं गुना ये मैटर करता है कि आपको करंट अफेयर्स का कितना नॉलेज है, राइट? स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द क्रूड ऑयल एंड द नेचुरल गैस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? धीरे-धीरे, क्योंकि एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को तो पता है, हम पिछले 3 महीने से यही डिस्कस किए जा रहे हैं और इसी बेसिस पे हम अपना ट्रेड कर रहे हैं और कितना हमने मुनाफ़ा कमाया दोस्तों, तो आपको पता ही होगा। अगर एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ जाके सारे वीडियोज़ देखिए पुराने, आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से स्टेट्स पे बात करते हैं। क्रूड ऑयल रिंग पे भी बात करने की इच्छा थी मेरी, लेकिन दोस्तों क्रूड ऑयल रिंग पे अभी कुछ ज़्यादा डेटा आया नहीं है। वो का वही प्रोडक्शन है अमेरिका में, वो का वही सप्लाई डिमांड, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, ठीक है ना? बस यहाँ पे एक बात बोल देता हूँ दोस्तों, एक और नई चीज़ है, फेड हाइक भी होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली फेड हाइक वापस से 75 बेसिस पॉइंट्स की होने वाली है। तो अगर वो फेड हाइक होती है आगे फर्दर और 75 बेसिस की फेड हाइक होती है तो फिर और आपको ज़्यादा इन्फ्लेशन दिखेगा। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है यूएस में, इंडिया में नहीं बट यूएस में आ चुका है और जल्दी यूरोप में भी आने वाला है। तो रिसेशन ऑलरेडी हिट्स आई थिंक इन वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है? वी नेवर नोज़ बिकॉज़ दे आर हाइडिंग सो मेनी थिंग्स एंड ऑल, राइट? ठीक है ना? तो रिसेशन आ चुका है और चाइना के जो आंकड़े आए हैं, चाइना में किसी तरह का कोई रिसेशन नहीं, इंडिया में किसी तरह का कोई रिसेशन नहीं। सो ऑन द पेपर मुझे लगता है चाइना या विन-विन नज़र आ रहा है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं हम चार्ट के बारे में। काफ़ी लोग चार्ट के बारे में देख रहे होंगे कि कब से कब लेवल बताएँगे मंडे को और हमारा आज का काम खत्म होगा। तो बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के चार्ट पे। तो सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, राइट? माय इंटेंशन इज़ टू गिव यू जस्ट एजुकेशन एंड माय ओपिनियंस, ओके? आई डोंट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय एंड सेल कॉल बिकॉज़ आई एम नॉट a certified advisor, I'm not certified financial advisor, I'm not certified semi advisor, so I couldn't give you any kind of advice and all. If you really want to do trade, अगर आपको ट्रेड करना है, you have to go to your financial advisor, certified financial advisors, consult to your certified financial advisors and then do the trade, because your profit and your losses is all about your accountability and your responsibility. It's nothing to do with me, right? So I'm not responsible for any of your profit and loss. सो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ या सजेशन देता हूँ, प्लीज़ आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। मैं हमेशा बैक करता हूँ कि हमें अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। एंड दिस इज़ द मोटो ऑफ माय चैनल, राइट? कि चैनल के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको लेवल्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले इंट्राडे के या क्लोजिंग के, राइट? बेस्ट जो मेरा बेस्ट है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, प्लस साथ-साथ में मैं आपको नॉलेज भी देना चाहता हूँ। ठीक है ना? वो लोग नहीं करते हैं जैसे कि मान लो किसी को मान लो किसी को आईएएस की तैयारी करनी है और उनकी जॉब चल रही है, तो वो क्या करते हैं, जॉब के साथ-साथ आईएएस की तैयारी भी करते हैं। जॉब भी करते हैं और साथ में आईएएस की तैयारी भी करते हैं, ताकि जॉब से जो पैसा आ रहा है वो आईएएस की तैयारी में लगा सके और साथ-साथ में आईएएस की तैयारी भी करते हैं, राइट? तो उसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में कुछ करना है, तो आपको ट्रेडिंग लेवल्स भी चाहिए, साथ-साथ में आपको स्किल सेट, आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा। नहीं तो आप एक एक्स्पोनेंशियली वे में ग्रो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अगर आप टिप्स लेके चले जाएँगे तो वो ग्रो नहीं होता ना, डेफ़िनेटली कैसे ग्रो होगा? कल को मान लो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो आपका काम नहीं चलेगा, राइट? तो इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ, वेबसाइट के सारे लिंक मैंने दे रखे हैं, जहाँ-जहाँ से भी क्रूड ऑयल की आपको न्यूज़ मिलती है, उस सारे लिंक के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। जाके वीडियो को हिट करें, हार्ड हार्ड हिट करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब कुछ करें, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में, 85.55 पे है और अगर आप मुझसे पूछें तो अभी का जो मार्केट है और जो सेंटीमेंट्स है और आने वाले टाइम में देखिए, आपको ना प्रेडिक्शन करना बहुत ज़रूरी है। प्रेडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं, जब आपको जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। अभी जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो देखो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, ठीक है ना? प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन करता हूँ। देखिए, अब जो भी न्यूज़ आने वाली है आगे, क्रूड ऑयल से रिलेटेड, अगर जो भी आपका सऊदी और मैं बाइडेन की बात कर रहा हूँ, सऊदी और यूएस की, कोई भी न्यूज़ आने वाली है, देखो जो वर्स्ट होना था ना वो हो चुका है। क्रूड ऑयल का जो ओपेक का प्रोडक्शन कट होना था वो हो चुका है। उसके इम्प्लीकेशंस हमको प्राइस में दिख सके कि 80 से 90 तक चला गया था फिर वापस नीचे आया। अब जो भी न्यूज़ आने वाली है अब जो भी न्यूज़ आने वाली है वो आएगी अगेंस्ट द प्रोडक्शन कट ओनली। आप समझ रहे हैं? या तो बाइडेन का, क्योंकि बाइडेन का आएगा, अभी उन्होंने कुछ कमेंट्री दी नहीं है। आएगा तो बाइडेन थ्रेटन का आएगा।
या फिर अपनी मिलिट्री बुला लेगा, या फिर उस पे कोई सेंक्शन लगा देगा, या फिर उस पे नो पे कर देगा, ठीक है ना? तो यही 4 ऑप्शंस हैं क्रूड ऑयल के पास। अपने स्ट्रैटेजिक अलाय है जो, वो हटाने की कोशिश करेगा, यू नो बट वो यूएस भी नहीं चाहेगा, तो कुछ ना कुछ कमेंट्री अगेंस्ट में आने वाली, ये तो आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव जो सऊदी को करना था वो कर लिया, अब बारी है अमेरिका की। तो वो जो करेगा वो कुछ ना कुछ अगेंस्ट में ही होगा, और अगेंस्ट में होगा तो आपको समझ आ रहा है कि नीचे ही जाएगा क्रूड ऑयल का, राइट? तो ये एक प्रोडिक्शन हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि भाई अब जो भी होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द प्रोडक्शन कट ऑफ रशिया, राइट? और सॉरी, ऑफ ओपेक प्लस, ठीक है ना? तो ये रशिया होना, और दूसरा ऑप्शन अमेरिका के पास ये भी है कि वो वेनेजुएला के पास जाए, उनकी नदियों के नीचे जो नेचुरल गैस के भंडार हैं, जो क्रूड ऑयल के भंडार हैं, उनको एक्सप्लोर करके मार्केट में जल्दी से जल्दी लाए। हालांकि उसमें टाइम लग जाएगा, वहाँ रिफाइन बहुत बेड कंडीशन में है वो, क्योंकि जो वेनेजुएला पे सैंक्शन लगने के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, राइट? तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा, बट इन ए शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, हम शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात करें, क्योंकि ओपेक प्रोडक्शन कट का भी शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में बहुत बुरा असर होने वाला है, राइट? ठीक है ना? तो उसके बारे में काफी कुछ कदम लिए जाएंगे, तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब मैं आपको शॉर्ट टर्म के लेवल्स बता देता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म में आने वाले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या लेवल्स रहेंगे, जो मेरा प्रेडिक्शंस है ऑन जियो पॉलिटिकल स्टैट्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टेक्निकल चार्ट। एंड कैंडल तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। देखिए, कैंडल में सिर्फ दिवाली को जलाता हूँ, ठीक है ना? और वो भी सिर्फ पीली वाली मोमबत्ती हम सिर्फ दिवाली को जलाते हैं, ठीक है ना? उसके अलावा किसी तरह की मोमबत्ती हम नहीं जलाते। तो यहाँ पे भी हम मोमबत्ती देखेंगे नहीं, ठीक है ना? जिसको मोमबत्ती देखनी है वो देखे, ठीक है ना? मेरा स्टाइल यही है। मुझे लगता है कि पहली बार आपने देखा होगा, जो नए व्यूअर्स हैं, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को तो पता है कि मेरे सारे तरीके बड़े नायाब रहते हैं, लेकिन जो नए व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनको पता चल जाएगा कि भाई साहब, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा 3 महीने से मैं इसी तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ। ये नॉर्मल जो आपको दिख रहा है ग्राफ ना, उस पे ही मैं मोमबत्तियाँ वगैरह मैं देख ही नहीं रहा, ठीक है ना? ठीक है ना? और आपको भरे पड़े दिखेंगे यूट्यूब चैनल। आप कहीं पे भी अगर टेक्निकल चार्ट पे अगर आप सर्च में जाके अगर क्लिक करेंगे ना टेक्निकल चार्ट यूट्यूब पे, तो आपको कैंडल ही दिखाई देगी। कैंडल ही चारों तरफ मोमबत्तियाँ ही मोमबत्तियाँ दिखाई देगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे जाएँगे तो मुझे आपको नॉर्मल चार्ट है, और काफ़ी लोग पूछते हैं सर ये तो ब्रिलियंट है। नॉर्मल चार्ट से देख के, मैं नॉर्मल चार्ट देखने के बड़े 2 फ़ायदे रहते हैं, ठीक है ना? पहला फ़ायदा है तो एक तो मुझे बड़ा कन्वीनिएंट रहता है। मैं घर पे भी हूँ, मुझे मोमबत्तियाँ जला के उस पर उसको लाइनें खींचना, फिर वो एमएसीडी चार्ट देखना, फिर उसके मूविंग एवरेज निकालना, फिर हैमिंग पैटर्न वगैरह ये सब देख के, ये सब फालतू की बातें हैं ना, तो मेरी अवॉइड होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ आई एम गोइंग समवेयर इन माय ट्रिप, ओके, एंड आई डू हैव अ मोबाइल ओनली, आई डोंट हैव अ लैपटॉप अलोंग विथ मी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल पे कैंडलस्टिक ड्रॉ करना, वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट? तो वहाँ पे क्या बड़ा ईज़ी रहता है नॉर्मल चार्ट से। बड़ा कन्वीनिएंट रहता है और बड़ा अच्छा लगता है कि यार मुझे भेड़-चाल में नहीं, मुझे लोगों की तरह कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? मैं अपना काम खुद अपने हिसाब से कर सकता हूँ, राइट? तो इसीलिए मैं नॉर्मल चार्ट से करता हूँ। कैसे करता हूँ? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। उसी तरीके से प्रैक्टिस होती है जैसे सर्कस में लोग है ना, एक छोटी-सी रस्सी पे ना पाँव बैलेंस करके चल लेते हैं, एंड वी आर ऑडियंस एंड वी आर सीइंग लाइक इट्स अ मैजिक, राइट? द सेम वे वी कैन आल्सो डू दैट, इट रिक्वायर्ड द प्रैक्टिस, राइट? आप प्रैक्टिस करिए, आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि मैं कैसे करता हूँ। देखिए 85.5 पे ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए पहले हम वन डे का चार्ट देख लेंगे, पहले 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट हम देखते हैं, भले कोई सा भी ट्रेड हो हमारा, राइट? तो 1 वीक के चार्ट में क्या दिख रहा है आपको? क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। 1 मंथ के चार्ट में क्या दिख रहा है आपको? क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, राइट? 3 मंथ के चार्ट में क्या दिख रहा है? आई कैन सी द क्लियर ब्रेकआउट हियर। 6 मंथ के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? I can see still a clear breakout, right? 1 year के chart में what you're gonna see here, I can still see there's a huge breakout here, like huge breakout here. So I would say like on and all on prospective, if you ask to me, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में बहुत ज़्यादा bearish है, बहुत ज़्यादा bearish है, right? Even if you go for 1 week to 1 year, I couldn't see any kind of things, but I can tell you the levels, मैं आपको levels बता देता हूँ, right? तो लेवल्स जो है दोस्तों, अगर ये मंडे को गैप डाउन होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मंडे को अगर गैप डाउन होता है ना, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में अगर ये 85 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में आपको सीरियसली 80 के नीचे के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। नाउ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव कैन बी 1 डे टू 2 वीक्स, राइट? 1 डे टू 2 वीक्स के जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म में होते हैं। तो मुझे लग रहा है 80 तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट लग रहा है दोस्तों, ठीक है ना? अगर आप मुझसे पूछे, अगर मैं सारी चीज़ों को कंबाइन करूँ, मेरे स्ट्रैटेजी को कंबाइन करूँ, जो मेरे स्टैट्स वगैरह, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, राइट? डिप्लोमेट्स के जो स्टेटमेंट्स आए हैं और जो अभी मार्केट में होने वाला है, जो न्यूज़ आने वाली है, चार्ट के बेसिस पे, राइट?
मेरे ऑन इंस्टिंक्ट के बेसिस पे, राइट, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इन सबको अगर मैं कंबाइन करके एक अगर सार में एक अगर कॉल लूँ, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में इट्स अ क्वाइट बीरिश एंड यू कैन सी द 80 लेवल्स हियर, डेफिनेटली 80 लेवल्स, काफ़ी ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं 80 के। लेकिन लेकिन देखिए, अब हमने पूरी डिटेल एनालिसिस कर ली, मैंने न्यूज़ देख ली, मैंने चार्ट देख लिया, मैंने अपने इंस्टिंक्ट इस्तेमाल कर लिए, मैंने अपने जियोपॉलिटिकल नॉलेज को ब्रश कर लिया, मैंने सब कुछ कंबाइन कर लिया और फिर मैंने एक अपना सारा निकाला। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी देखो, रिस्क तो हमेशा रहती है। चलो, ये सब कुछ करने के बाद मेरा 97% में श्योर हो गया कि यस, ओके, इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेरिटी आई कैन सी द आईडी लेवल्स। लेकिन 3% जो है वो रिस्क कभी भी है, और वो 3% कभी भी एक मूवमेंट चाहिए वो 3% के लिए, राइट। तो अब उस 3% को हम कैसे सिक्योर करें, क्योंकि हमको चाहिए अपना परफेक्ट एनालिसिस, हम यहाँ डाल रहे हैं अपना मोटा पैसा। तो अब 3% को कैसे करें, उसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग एंड एवरेज। अब वो कैसे करते हैं, how you gonna do the risk management and all these things, there are lots of tricks, you know. I can tell you only one other things you can see in my अजय का उल्टा चश्मा, वहां पे मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा कि क्या है। यहाँ पे फिर मैं सिर्फ हेजिंग की बात करूंगा दोस्तों। हेजिंग का मतलब वो एक प्रोफेशनल हेजिंग नहीं होती, बिकॉज वो लोग हम नहीं कर सकते, उसके लिए चाहिए काफी सारा भैया पैसा, ठीक है ना। उसके लिए चाहिए करोड़ों और बिलियंस रुपीस आपके पास, जब जाके आप हेजिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ हेजिंग उसको एज अ टर्म बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ करना क्या है एक्चुअली हमको। देखिए, जब आपको ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में आप नीचे हो, लेकिन अगर वो रिवर्स हो जाता है और आपको लगता है कि यार ऊपर चले गए, तो देखिए आपके पास दो लेवल्स रहते हैं हमेशा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अभी 85.55 है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। 97% तो हमारा क्लिक कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा प्रॉफिट हमारे जेब में चला गया। जो 3 से 5% है जिसमें हमको लॉस हो रहा है, उसको हमको कैसे मैनेज करना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। वो जो 5% की संभावना है उसको कैसे करना है। देखो, 5% की संभावना में क्या हो सकता है, मान लो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि 85 के नीचे शॉर्ट टर्म में आपके लेवल्स 80 के, चलो मान लेते 85 नीचे हिट भी किया, 84 पे भी चला गया, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी एक्स वाई जेड हुआ, कोई न्यूज आ गई या कुछ भी ऐसी मैनिपुलेटेड न्यूज आ गई और वहां से वापस रिवर्स होके जो हमारे ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 90 का है, 1 मिनट के लिए, है ना, मान लीजिए 90 का है। तो अब वो यहाँ से रिवर्स होके 84 से 90 के ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे भाई साहब, ये होता है, काफी लोगों के साथ होता है, राइट। कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, भले कितने ही आप एक्सपर्ट्स हो, राइट, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, राइट। तो अगर ऐसा होता तो अब आपको क्या करना, अब आपको क्या करना है, क्योंकि जब आपने शॉर्ट तो कर लिया भाई 85 के नीचे, अब 85 के नीचे शॉर्ट करना भी आप ही की कॉल थी, और 90 जो एसएल है उसके ऊपर लेवल्स मिलेंगे आपको 95 के, वो भी आप ही की कॉल है। तो दोनों कॉल पे आपको ट्रस्ट करना है, सिर्फ शॉर्टिंग वाली पे नहीं करना है, आप समझ रहे हैं ना। जब आप कोई दो कॉल निकालते हो तो दोनों कॉल पे आपको ट्रस्ट करना है, दोनों कॉल आपकी है। तो जब 90 के ऊपर जाता है तो आपको क्या करना है, जो 85 के नीचे शॉर्ट किया उसको एज इट इज रहने देना है, और 90 के ऊपर जाने के बाद आपको पता है 95 के लेवल्स आएंगे, तो वहां चुपचाप से 90 के लेवल पे बाय कर लो। ऐसा मत सोचो कि यार मैंने 85 पे शॉर्ट कर लिया, अब तो 95 चला गया, मैं तो लुट गया, ऐसा नहीं। 90 पे फिर से बाय कर लो, और फिर 90 पे बाय करके जब 94 के हिसाब से जाए तो वहां सेल कर लो। अगर नीचे जाता 90 से तो आपको 85 वाले पे तो समझे, कुल मिला के वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। ध्यान सुनेगा दोस्तों, वहां पे किसी तरह का, देखो 97% आपने अपना पैसा मुनाफा है, 3% अगर जाता भी है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 3% को भी मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में कवर करना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होगा, जब आप इस तरीके से हेजिंग करेंगे ना, तो आपको वहां पे जो आपका लॉस हो रहा था वो कवर हो जाएगा, मतलब कोई भी लॉस नहीं होगा और कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो बेटर है ना, 100 रुपए लगा रहे हैं उसमें से 97 रुपए हमको मिल रहे हैं, बाकी के जो 3 रुपए है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा, तो 97 रुपए का सीधा सीधा मोटा फायदा, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निक्स है, ऐसी कई सारी टेक्निक्स है मेरे पिटारे में, बहुत सारी है, रोज नई नई इजाद करता हूं मैं। आपको भी करनी पड़ेगी अगर आपको मार्केट में सस्टेन करनी है, अपनी ग्रो को सस्टेन करनी है दोस्तों, चलिए। तो बात कर लेते हैं, मैंने शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट में बता दिया 85 के नीचे आई गोना शॉर्ट इट, और मेरे लेवल्स रहेंगे 80 के ऊपर। के लेवल्स में मुझे लगता है कि 90 के ऊपर ही आपको कुछ वापस से मिल सकता है, जब तक 90 नहीं जाता। तो अगर 90 के आसपास जाता है तो मैं वहां पे शॉर्ट करूंगा, ठीक है ना। तो जब तक उन न्यूज़ को आपको ट्रैक करते रहना, कभी भी किसी भी तरह की कोई न्यूज़ आ सकती है जो हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो, बिकॉज़ द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज समथिंग वेरी वेरी टिपिकल अबाउट इट, राइट। अब मैं आपको स्विंग बता देता हूँ, काफ़ी लोग इंट्राडे के बारे में पूछ रहे होंगे, मैं जल्दी से बताता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों। 85.55 पे देखो, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं फटाफट से। 1 वीक का 1 वीक का मुझे कैसे लग रहा है, 1 वीक का देखिए क्या होगा ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर ये 86 के ऊपर जाता है, अ, अगर दोस्तों गैप अप ओपनिंग होती है और अगर 86 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है वापस से आपको 87 के लेवल्स दिख सकते हैं। लेकिन अगर 85 के नीचे जाता है जो शॉर्ट टर्म में भी है, तो मुझे लग रहा है कि आपको 83 के लेवल, 83 टू 84 के लेवल्स डेफिनेटली मिल सकते हैं इंट्राडे में, राइट। तो हैजिंग तो मैंने बता ही दिया आपको, हैजिंग कैसे करनी है वो इंट्राडे में भी वैलिड है, वो कि वही टेक्निक्स, और वो शॉर्ट टर्म वाले में भी। बस शॉर्ट टर्म वाले में क्या फायदा होता है दोस्तों, जब आप आपके दोनों स्टैट्स
जैसे फॉर एग्जांपल जो आप इंट्राडे कर रहे हैं, उसमें भी आप शॉर्ट कर रहे हैं और जो आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, उसमें भी शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा क्या होता है ना, अगर मान लो आपने इंट्राडे में शॉर्ट किया और अगर क्लिक नहीं करता, ऊपर चला जाता है, तो आपको फ़ायदा ये है कि आपको शॉर्ट टर्म में तो आपको पता ही कि नीचे आने वाला है, तो वहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप शॉर्टिंग करें, इंट्राडे में बाय करें, तो फिर वहाँ पे एक थोड़ी-सी रिस्क जनरेट हो जाती है, आपने बाय कर लिया तो वो अब अटका रहेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो नीचे जाना है। तो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ दोस्तों मैं अपनाता रहता हूँ। मेरी ये तो हो गया आपका ग्लोबल मार्केट, अब मैं आ जाता हूँ इंडियन मार्केट में, काफ़ी लोग इंडियन मार्केट का वेट कर रहे हैं दोस्तों, राइट? 7072 दोस्तों, अभी है यहाँ पे, तो वन डे का चार्ट देख लेते हैं पहले और फिर हम देख लेते हैं 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा है क्योंकि डाउन है बहुत ज़्यादा, राइट? तो हम यहाँ 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? 1 मंथ का चार्ट तो मुझे लग रहा है कि एक क्लियर कट डाउनफॉल नज़र आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछे तो दोस्तों मुझे तो क्लियर कट दिख रहा है, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इसको क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट 1 टू 2% डेफिनिटली डाउन जाने वाला है। यहाँ से लेवल्स रखते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है, मेरे इंस्टिंक्ट क्या बोलते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना है, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे देनी है कि लेवल्स क्या बोलते हैं, राइट? ठीक है ना? कभी-कभी अपनी इंस्टिंक्ट को भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो भी काम आती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर वो डेवलप होने लगती है। लेकिन अभी मैं जैसे अभी आपको लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ, तो देखिए 7072 है और अगर 3 मंथ का अगर हम देखते हैं तो 3 मंथ का मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है अच्छी खासी 7000, अगर ये 200 को क्रॉस करता है, ठीक है ना? तभी कुछ जाके मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ऊपर के बाइंग लेवल्स आपको दिख सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि ये डेफ़िनिटली 7000 के नीचे जाने वाला है मंडे को डेफ़िनिटली, मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि जो भी आपको कोई चीज़ लगती है और वो होती नहीं है, उसके चांसेस आपको पहले से ही डिराइव कर लेने चाहिए। आपको पहले से ही वर्स्ट कंडीशन मान के चलती है। देखिए, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आप नेगेटिव सोचिए। काफ़ी लोग बोलते हैं ना, बी पॉज़िटिव। राइट, बट हियर यू हैव टू थिंक इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। सबसे पहले आपको वर्स्ट कंडीशन सोचनी है कि वर्स्ट कंडीशन आपके साथ क्या हो सकती है, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव है, आपको जो अच्छा हो रहा है तब तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? आपके जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तब आपको करने की क्या जरूरत पड़ती है, तब तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता रहता है। लेकिन जब खराब होता है तभी आपको जरूरत पड़ती है कुछ ना कुछ नया इजाद करने की, राइट? तो वर्स्ट कंडीशन हमेशा पहले सोच के करिए कि भाई आपने बोला 7000 के नीचे और वो नहीं जा रहा है, तो अब आप क्या करने वाले हैं, तो उसके बारे में पहले से ही कर लीजिए। ठीक है ना? तो ऑन एंड ऑल मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ, मुझे लग रहा है कि कल गैप डाउन ओपनिंग होगी और आपको डेफिनिटली 6900 या 6800 के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो मुझे लगता है किसी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा, ये मेरा ओपिनियन है। आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, अपना ओपिनियन लगा सकते हैं, जो भी करना है। इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे ईज़िली यहाँ पे दिख रहे हैं 6500 के नीचे के लेवल्स। ऊपर के लेवल्स में अगर ये दोस्तों 7455 को अगर क्रॉस करता है, तब जाके शॉर्ट टर्म में मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आपको 8000 के लेवल्स दिख जाएँ आने वाले टाइम में, जो कि अभी मुझे पॉसिबल्स लग नहीं रहे। तो सिंपल सी बात है, ऊपर के लेवल्स में मैं कुछ भी नहीं करूँगा, वेट एंड वॉच। नीचे के लेवल्स में गैप डाउन ओपनिंग होती है, आई विल कीप शॉर्टिंग, कीप शॉर्टिंग, कीप शॉर्टिंग। ठीक है ना? तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। मैं और अगर ब काफ़ी सारी न्यूज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि और बड़ा वीडियो बनाऊँगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो शायद आपको बोरिंग लगने लगेगा। मेरा देखो वीडियो कितना लंबा हो जाता है मैं कभी देखता भी नहीं, मैं काउंट ही नहीं करता हूँ ऐसे, राइट? मैं सिर्फ़ जो भी स्टैट्स वगैरह, नॉलेज वगैरह, स्किल्स वगैरह मैं कोशिश करता हूँ कि आपको देने की कोशिश करूँ, लेकिन उसके चक्कर में कभी-कभार वीडियो लंबा हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़, संडे है, ठीक है ना? अगर आप कहीं नहीं गए हैं तो पूरा वीडियो देखिए एक साथ, राइट? एंड उसका नॉलेज लीजिए, स्किल लीजिए और सिर्फ़ ये वीडियो देखने के बाद आपको असेसमेंट भी करना है। आप जाके सर्च कर सकते हैं साइट्स वगैरह पर, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और उसपे एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट बना के, संडे है रिसर्च रिपोर्ट बना के ट्रेड करिए। तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग होगी। अगर आपको एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर इन योर नियर फ्यूचर एज़ वेल, अगर यू रियली वांट टू डू समथिंग वेरी गुड मैनर, राइट? सो दैट इज़ ऑल। दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।